चैप्टर 213 लड़ाई 4। जय और तनु शॉ के बीच की लड़ाई एक शानदार प्रदर्शन थी और इसने माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। तीन कबीले पार्टी अब अंतिम चरणों में प्रवेश कर रही थी और यह आमतौर पर इस समय था जब सभी प्रमुख शिष्य एक दूसरे से लड़ते थे। हालांकि बिट्टू धीरे धीरे खड़ा हो गया और कहा, इस पीढ़ी की तीन कबीले पार्टी सामान्य से अधिक रोमांचक है। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो लड़ाई यहीं समाप्त होती है। क्या तीनों कुलों के सदस्य सभी दंग रह गए? क्या बिट्टू लड़ाई खत्म कर रहा था? मेजबान होने के नाते क्या वह बाहर आकर लड़ने वाला नहीं था? टूटे चांद कबीले और लिन मून कबीले के प्रमुख शिष्यों की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। क्या बिट्टू हमसे लड़ने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण है? मयंक की भौहें भड़क गईं। बिट्टू, तो क्या हुआ अगर तुम फोर्स टॉज में से एक हो? तुम अभी भी लिन मून कबीले को अपमानित नहीं कर सकते। अंबर से गुस्से की एक लहर उठी। बिट्टू के कार्य उनके चेहरों पर थप्पड़ मारने जैसे थे। बिट्टू, बेशक हमें एक आपत्ति है। अगर आप तीन कुलों के सबसे अच्छे प्रमुख शिष्य भी नहीं लड़ते हैं तो इस तीन कबीले पार्टी को कैसे पूरा माना जाएगा? अंबर धीरे धीरे बाहर चला गया और उसकी युद्ध की इच्छा बढ़ गई। 13 कबीले गठबंधन मेरा असली लड़ने का स्थान है। तुम्हारी ताकत पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर तुम वास्तव में लड़ना चाहते हो तो तुम और मयंक मेरे साथ मिलकर लड़ सकते हो। केवल इस तरह से ये थोड़ा दिलचस्प होगा, बिट्टू ने एरोगेंटली कहा। ये सुनकर भीड़ ने तुरंत उसे शाप देना शुरू कर दिया। बिट्टू, बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में मत रहो। बिट्टू, मैं शर्त लगाता हूं कि तुम एक चूहे की तरह डरे हुए हो और लड़ने से बहुत डरे हुए हो। शाप के बहिराज का सामना करते हुए बिट्टू को गुस्सा नहीं आया। मैं बस समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बिट्टू, हम दोनों के लिए एक बार में तुमसे लड़ना संभव नहीं है। हालांकि अगर तुम वास्तव में इतने मजबूत हो तो एक के बाद एक लड़ो, मयंक ने गहराई से कहा। बिट्टू के रवैये ने अन्य दो कुलों को नाराज कर दिया था। ठीक है, बिट्टू को इतने दबाव का सामना करने के बाद आकर उनसे लड़ना पड़ा। वास्तव में वह अपने लिए प्रसिद्धि हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मयंक अपने जाल में नहीं गिरा। नहीं तो उसे जो प्रसिद्धि मिली होती वह बहुत अधिक होती। कल्पना कीजिए कि एक बार में दो प्रमुख शिष्यों को हराना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने सपनों की लड़की के सामने दिखावा करने में सक्षम होगा। यहाँ तक सोचकर बिट्टू ने अपनी आंखों के कोने से तनु शॉ पर नजर डाली, लेकिन उसने पाया कि बाद वाला टूटे चांद कबीले के तीन शिष्यों पर केंद्रित था। मैदान के केंद्र में दोनों विलक्षण प्रतिभाएं आमने सामने थीं। बिट्टू अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और हालांकि वह नहीं हिला, एक दबाव उससे निकलने लगा। अंबर ने गहरी सांस ली। केवल जब उसने बिट्टू का सामना किया तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी कितना भयानक था। जो दबाव बिट्टू ने उस पर डाला वह 7वें स्काई में उन लोगों से कमजोर नहीं था। अंबर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दी से अपने सच्चे बल को संघनित किया, जिससे चांदी की रोशनी की एक परत बन गई। फ्लाइंग क्लाउड डॉप्पलगैंगर। अंधेरी रात के आसमान में अंबर की चांदी की आफ्टर इमेज को बिट्टू को घेरते हुए देखा जा सकता था। गति के मामले में अंबर तीनों कुलों में निश्चित रूप से सबसे अच्छे में से एक था। सिर्फ एक छोटे से पल में उसने बिट्टू को एक बार घेर लिया था और चांदी की रोशनी का एक तूफान बिट्टू को घेर लिया था। 1000 ब्लेड टुकड़ा। अंबर ने आखिरकार अपने पागलपन भरे गति कौशल के साथ इसे मिलाकर इस हत्या की चाल को स्थापित कर लिया था। ये कौशल बहुत घातक था और सिद्धांत रूप में किसी को 1000 परत वाले केक में काट सकता था। जैसे ही उन्होंने चांदी की रोशनी की रेखाओं को बिट्टू की ओर जाते देखा, कई दर्शकों के दिल ठंडे हो गए। हालांकि बाद वाला भी नहीं हिला और वह अभी भी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। मून गॉड वार बॉडी। बिट्टू के शरीर से एक चांदी की चमक निकली जो कांच की तरह साफ थी। उसने वास्तव में मून गॉड वार सीखा। मून गॉड वार बॉडी इस कौशल की हत्या की चालों में से एक है। अन्य दो कुलों से चिल्लाना सुनाई दिया। मून गॉड वार एक निषिद्ध कौशल था और यह एक विरासत के समान था क्योंकि इसमें हर पहलू शामिल था, गति, शक्ति, रक्षा। विरासत का मतलब यह नहीं था कि कोई मजबूत होगा। कुछ दुनिया को चौंकाने वाले कौशल किसी को दुनिया पर राज करने की अनुमति दे सकते थे। मून गॉड वार बॉडी। चांदी की रोशनी की रेखाएं बिट्टू के शरीर पर कट गईं और चांदी की रोशनी, जो आसानी से कम ग्रेड नश्वर हथियारों के माध्यम से कट सकती थी, केवल फेंट रूप से लहर से पहले गायब हो गई। बिट्टू के चारों ओर की चांदनी चमक उसे एक देवता की तरह लग रही थी जो उतर गया था। क्या एक अनोखा कौशल है! इसमें चांदनी से अंतर्दृष्टि, साथ ही जय की डार्क वाटर विरासत के समान लचीली रक्षा शामिल है। नकुल शॉ आह भरे बिना नहीं रह सके। अपनी बाईं आंख की बढ़ी हुई दृष्टि के तहत वह और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इसके अलावा नकुल शॉ देख सकते थे कि बिट्टू के पास कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था, और वह रक्तरेखा शक्ति थी। यही कारण था कि वह निषिद्ध कौशल मून गॉड वार की खेती कर सकता था। अंबर की चाल बिट्टू को एक भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हारो। बिट्टू ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ से एक उज्ज्वल चांदी का चांद बाहर निकला।
हालांकि यह सुंदर और राजसी था, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बूम! अंबर को तुरंत उस झटका से उड़ते हुए भेजा गया और उसने खून का एक मुंह बाहर निकाल दिया। सभी दंग रह गए, दंग रह गए। वह बहुत शक्तिशाली था। बिट्टू मून गॉड के एक अवतार की तरह था। उनका अपराध और रक्षा चरम पर खड़ा था। निषिद्ध कौशल को सक्रिय करने के लिए अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग करना। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। अपनी बाईं आंख के साथ नकुल शॉ ने देखा कि बिट्टू के शरीर में शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से, जिन कौशलों को सक्रिय करने के लिए रक्तरेखा शक्ति की आवश्यकता थी, उनका उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जा सकेगा, भले ही वह उन्हें समझ सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिट्टू और उसकी रक्तरेखा शक्ति अलग अलग प्रकार की थीं। सिर्फ एक चाल में अंबर हार गया। दर्शकों को अपने सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगा और उन सभी ने ठंडी सांसें लीं। तुरंत मयंक मंच पर चला गया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। भले ही वह हारने वाला था, वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करेगा। केवल इस तरह से वह सुधार करने में सक्षम होगा। प्रभुत्वशाली चंद्रमा स्वर्गीय ब्लेड। मयंक ने अपनी प्राचीन सुनहरी तलवार से काट दिया, जिससे एक प्रभावशाली आभा निकली और इसने ब्लेड तरंगों की परतें और परतें बनाईं। अंबर से लड़ते समय की तुलना में मयंक अब और भी मजबूत था। कोई नहीं जानता था कि क्या उसने पहले अपनी ताकत छिपाई थी या क्षमता को अभी निचोड़ लिया गया था। प्रभुत्वशाली चंद्रमा स्वर्गीय नदी क्रोध। मयंक के हमले एक के बाद एक बह गए और उन्होंने बिट्टू के शरीर पर चांदनी चमक को भी फीका कर दिया। बाद वाले की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने एक हाथ बाहर फैलाया और मयंक पर आधे चांद के आकार की रोशनी फेंकी। डिंग डिंग डैंग! मयंक की लंबी तलवार पर चिंगारी उड़ी और इसने उसे पीछे की ओर मजबूर कर दिया। 3 चालों के बाद उसके शरीर पर कई गैश रह गए। मून गॉड डॉप्पलगैंगर। बिट्टू एक धुंध में बदल गया और 3 आंकड़े एक ही समय में मयंक से टकरा गए। वाह! मयंक ने तुरंत खून का एक मुंह बाहर निकाला और उसने अपना ब्लेड गिरा दिया। शुभा! 3 आंकड़े एक में वापस आ गए। तो तीनों असली थे। मून गॉड वार वास्तव में शक्तिशाली है। मयंक ने अपने होठों से खून मिटा दिया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। बिट्टू के जीतने के बाद उसने शेष शिष्यों का सर्वेक्षण किया। इस पल में उसने साबित कर दिया था कि उसने पहले जो शब्द कहे थे वे अहंकारी नहीं थे। ये स्वीकार करना पड़ा कि भले ही दोनों ने मिलकर हमला किया, फिर भी बिट्टू जीत जाएगा। 3 कुलों में शीर्ष शिष्य का उनका शीर्षक वास्तव में सही है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। बिट्टू को अहंकारी होने का अधिकार था। जब कोई अपने स्तर तक पहुंचता है तो 3 कबीले पार्टी को उसकी आंखों में नहीं रखा जाएगा। नकुल शॉ ने विश्लेषण किया कि भले ही उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति और लाइटनिंग विरासतों का उपयोग किया, वह जो सबसे अधिक कर सकता था वह बिट्टू को ड्रॉ करने के लिए लड़ना था। आखिरकार बिट्टू के पास भी रक्तरेखा शक्ति थी और उसने एक शक्तिशाली निषिद्ध कौशल की खेती की थी, लेकिन केवल अगर नकुल शॉ की खेती थोड़ी अधिक थी और उसने लाइटनिंग विरासत और मानसिक ऊर्जा तकनीकों को और अधिक समझा था तो उसके जीतने की संभावना होगी। हे, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो लड़ाई समाप्त हो जाती है। बिट्टू ने मैदान का सर्वेक्षण किया। जय अनिच्छुक था और उसने उसे चुनौती देने का फैसला किया। उसने ट्रायल में मिली गोल्ड ग्रीन शर्ट को बाहर निकाला। अगर तुम में से कोई लड़ना चाहता है तो हम 13 कबीले के गठबंधन भोज में मिलेंगे। बिट्टू ने फिर से लड़ने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मयंक और अंबर को हराने के अपने ताकत और रिकॉर्ड के साथ उसके पास वास्तव में लड़ाई को अस्वीकार करने का अधिकार था। मुझे एक आपत्ति है। एक लड़की की एक नर्म, स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती थी। सभी ने देखा और देखा कि यह बैंगनी धुआं देवी तनु शॉ थी। ओह, तनु को क्या आपत्ति है? बिट्टू ने उत्सुकता से पूछा। भाई बिट्टू लड़ाई को बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। मैंने अभी तक एक तीव्र मैच नहीं लड़ा है। तनु शॉ ने कहा। क्या तनु मेरे साथ लड़ाई करना चाहती है? बिट्टू का दिल धड़क गया और उसने एक मुस्कान प्रकट की। वह किसी और से लड़ने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन अगर उसकी यह जूनियर मार्शल बहन उसके साथ लड़ाई करना चाहती थी तो वह करेगा। सुंदरता, प्रतिभा और आभा के मामले में तनु शॉ उसके लिए आदर्श महिला थी। नहीं, मैं भाई नकुल शॉ को चुनौती देना चाहती हूँ, तनु शॉ ने शांति से कहा और वह मैदान में चली गई। नकुल शॉ को चुनौती दें। सभी शिष्यों ने एक आंख वाले अजूर हेड युवक को देखा। वह युवक बेहद रहस्यमय था, लेकिन लिन मून कबीले की सुंदरता को उसे चुनौती देने का क्या कारण था? बिट्टू की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस नकुल शॉ को स्क्विंटेड आंखों से देखा। तनु को यह विचार क्यों है? नकुल शॉ अपने चेहरे पर जिज्ञासा के साथ बाहर चले गए। शॉ परिवार और गुवान पैलेस में वापस उसने उसके साथ कई बार लड़ाई की थी। लंबे समय से भाई नकुल शॉ मेरे दिल में रहस्यमय और शक्तिशाली रहे हैं। 1 साल पहले मेरे पास केवल प्रशंसा और असहायता थी। तनु शॉ ने आह भरी, लेकिन उसकी आंखें युद्ध की इच्छा से चमक गईं। नकुल शॉ रुक गए। उसे तनु शॉ से युद्ध के लिए एक मजबूत इच्छा महसूस हुई। तनु शॉ में जटिल भावनाएं थीं।
1 साल पहले उसके सामने के युवक ने उसे बार बार हराया था। उसने उसके गौरव को इतना कुचल दिया था कि वह उसकी प्रशंसा भी करती थी, बिना किसी प्रतिरोध के विचारों के। पिछले आधे साल में मेरी ताकत तेजी से बढ़ रही है और मेरा मानना था कि मेरे पास किसी को भी चुनौती देने का साहस था, चाहे उनकी ताकत कुछ भी हो। लेकिन जिस पल मैंने भाई नकुल शॉ को देखा, मुझे एहसास हुआ कि असहाय भावना अभी भी थी। तनु शॉ की आवाज़ थोड़ी कड़वी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में युद्ध की इच्छा मजबूत हो गई। ये सुनकर बिट्टू और सह की सोच भरी अभिव्यक्ति थी। तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे दिल में एक गांठ हूं। इस गांठ को खोलने और किसी को भी चुनौती देने के लिए, विश्वास और साहस रखने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। नकुल शॉ ने तुरंत देखा कि समस्या क्या थी। चैप्टर 214 सलाह। नकुल शॉ ने जो कहा था उसे सुनकर दर्शकों को तुरंत समझ में आ गया कि तनु शॉ ने नकुल शॉ को क्यों चुनौती दी थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि नकुल शॉ उस समय कितने शक्तिशाली थे कि वे तनु शॉ के दिल में इतनी गहरी छाप छोड़ सकें। दूसरों को नकुल शॉ का रास्ता समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन तनु शॉ ने नकुल शॉ के चमत्कारों को देखा था। उसने नकुल शॉ को खुद से आगे निकलते देखा था और उसने कितनी भी कोशिश की, वह उनके साथ नहीं चल पाए। उसी पीढ़ी में जब प्रतिभाएं एक साथ टकराती थीं, तो किंवदंतियां बनती थीं। लेकिन जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत मजबूत होता था, तो दूसरों के लिए ये दुखद होता था। कम से कम शॉ परिवार और गुवान पैलेस में नकुल शॉ ऐसा ही था। एक राक्षस जिसने इस पीढ़ी की प्रतिभाओं को एक के बाद एक पार कर लिया था। नीरज शॉ, तनु शॉ, हर्ष, राहुल, पारस और यहाँ तक कि जय, उनमें से कोई भी उस समय एक विलक्षण प्रतिभा था। लेकिन दुर्भाग्य से तनु शॉ ने सब कुछ देखा था। उनकी छाप में शांत और आत्मविश्वास से भरा युवक एक अपराजय आकृति बन गया था। अब तनु शॉ भी बड़ी हो गई थी और पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के बराबर उसकी प्रतिभा मिल गई थी। एक बार फिर मिलने पर उसकी खेती नकुल शॉ से अधिक होने में सफल हो गई थी। हालांकि जब दोनों मिले तो तनु शॉ को एहसास हुआ कि वह अभी भी वही पुरानी थी और नकुल शॉ अभी भी वही अपराजय युवक थे। ये वह जगह थी जहां उसका दिल गांठ था। एक विलक्षण प्रतिभा होने और पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के बराबर प्रतिभा होने के नाते उसका अपना गौरव था और उसने अपने दिल की गांठ को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी। भाई नकुल शॉ, मैंने इस लड़ाई के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। तनु शॉ मुस्कुराए। कम से कम चुनौती की शुरुआत से उसका साहस और आत्मविश्वास एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह दिल की गांठ को दबा सकती थी। तनु शॉ की मुस्कान ने अन्य शिष्यों को दंग कर दिया। बिट्टू का दिल थोड़ा ईर्ष्या कर रहा था। तनु शॉ के दिल में गांठ वाला व्यक्ति वह क्यों नहीं हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह 4 स्टॉर्स में से एक, 4वें स्काई में एक छोरे जितना शक्तिशाली नहीं था? बिट्टू ने अपने दिल में अन्यायपूर्ण चिल्लाया। कम से कम तनु शॉ के दिल में बिट्टू इतना मजबूत नहीं था कि उसे पार नहीं किया जा सके। वास्तविकता ऐसी ही थी। तनु शॉ की नकुल शॉ के प्रति भावनाओं में प्रशंसा और यहाँ तक कि थोड़ी निर्भरता भी थी। आखिरकार कोई भी लड़की शक्तिशाली पुरुषों को पसंद नहीं करती थी। लेकिन इस समय तनु शॉ पहले से अलग थी। सभी की निगाहों के नीचे नकुल शॉ ने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अजूर बाल हवा में उड़ रहे थे। तनु शॉ इंतजार कर रही थी। अगर नकुल शॉ ने चुनौती स्वीकार नहीं की तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा अगर नकुल शॉ ने लड़ते समय अपनी सारी ताकत का उपयोग नहीं किया तो उसके दिल की गांठ ठीक नहीं होगी। नकुल शॉ भी यह जानते थे। शिष्यों ने चर्चा करना शुरू कर दिया। इस नकुल शॉ के अतीत के साथ क्या है? वह अतीत में बैंगनी धुआं देवी को कैसे दबा सकता था, जिसके पास पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के बराबर प्रतिभा थी? परिवर्तनशील शरीर अलग और अद्वितीय हैं। शायद तनु शॉ की प्रतिभा अभी तक नहीं मिली थी। इसके अलावा उनके संसाधन सीमित थे। जल्द ही नकुल शॉ ने कहा, तनु, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता। लड़ने से इनकार कर दिया। भीड़ सभी हैरान थी। कोई भी अन्य शिष्य बैंगनी धुआं देवी से लड़ने के लिए तैयार होगा। यहाँ तक कि बिट्टू भी ऐसा करने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्या भाई नकुल शॉ डरते हैं कि जब मैं हार जाऊंगी तो मेरा आत्मविश्वास बिखर जाएगा? चिंता मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। इसके अलावा मैंने पहले की लड़ाइयों में कुछ ताकत बचाई थी। तनु शॉ ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर तीनों कुलों के प्रतिनिधि सभी दंग रह गए। तनु शॉ ने पहले की लड़ाइयों में अपनी कुछ ताकत बचाई थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी सच्ची ताकत जय और अंबर से अधिक थी और केवल मयंक के बराबर थी? क्योंकि तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है और अब समय नहीं है। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराए। क्या तीनों कुलों के सदस्य सदमे में थे? क्या एक अहंकारी कमीना? हे, मुझे लगता है कि वह एक चूहे की तरह है, लड़ने से बहुत डरा हुआ है। लिनमून कबीले के शिष्यों ने अपना तिरस्कार दिखाया और शाप देना शुरू कर दिया। तनु शॉ का दिल हिल गया और यह सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह नकुल शॉ को समझती थी। बाद वाला कुछ भी नहीं कहेगा जिसमें वह आत्मविश्वास नहीं था। मेरे और तुम्हारे जीतने की संभावना 50-50 है, लेकिन दुर्भाग्य से
तुम्हारे दिल की गांठ के कारण तुम मेरे मानसिक ऊर्जा हमले का विरोध करने में असमर्थ हो जाओगी। प्रतिरोध के मामले में तुमसे कमजोर लोगों जितनी भी मजबूत नहीं होगी। नकुल शॉ ने शांति से विश्लेषण किया। हास्यास्पद, अज्ञानी छोरा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम तनु के साथ ड्रॉ करने के लिए लड़ सकते हो? लिन मून कबीले के शिष्यों ने जोर से शाप दिया। लेकिन जब तनु शॉ ने यह सुना तो उसे कोई संदेह नहीं था। अतीत में वह हमेशा नकुल शॉ से हार जाती थी। उसके लिए 50-50 जीत दर पहले से ही बहुत अधिक थी। दुर्भाग्य से नकुल शॉ के विचित्र मानसिक ऊर्जा हमलों में उसके खिलाफ कई गुना अधिक क्षति थी, क्योंकि तनु शॉ में दिल की गांठ खुद नकुल शॉ थे। तो अब हमारी लड़ाई का समय नहीं है। हम कैसे इसे आधे साल के समय में गठबंधन भोज तक छोड़ दें? नकुल शॉ ने आखिरकार अपना जवाब दिया। गठबंधन भोज, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तनु शॉ ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई दी। आधे साल का समय उसके लिए नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा हमले का विरोध करने का एक तरीका खोजने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा 13 कुलों का गठबंधन भोज सच्चा मंच था और फोर्स्टॉस दुर्गम चोटियां थीं। कोई इस पीढ़ी में शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के विचार से ही उत्साहित होगा। यह असीमित विलक्षणताओं का सपना था। वादा करो। नकुल शॉ ने एक सांस ली। उसने इसे कम से कम खींचा था। वह भी तनु शॉ से लड़ना नहीं चाहता था। अगर तनु शॉ में दिल की गांठ नहीं होती तो वह अपनी अज्ञात रक्तरेखा शक्ति के साथ नकुल शॉ से लड़ने में सक्षम हो सकती थी और शायद बाद वाले को अपनी हत्या की चालों में से एक का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जो नकुल शॉ नहीं देखना चाहते थे। इसके अलावा एक बार जब नकुल शॉ ने अपना मानसिक ऊर्जा हमला इस्तेमाल किया तो तनु शॉ इसे रोक नहीं पाएगी। ये सच था। हालांकि नकुल शॉ ने मानसिक ऊर्जा के रास्ते में काफी देर से प्रवेश किया था, फिर भी वह इसके बारे में कुछ बुनियादी चीजें जानते थे। अगर वह दुश्मन की कमजोरी को जानता था और एक मानसिक ऊर्जा हमले का उपयोग करता था तो क्षति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। जैसे ही नकुल शॉ और तनु शॉ चले गए, लड़ाई सत्र समाप्त हो गया। अजूर हेड, एक आंख वाले युवक, ने सभी को एक रहस्यमय एहसास दिया। लड़ाई समाप्त होने के बाद 3 कबीले पार्टी समाप्त नहीं हुई। अगला एक चाय सत्र था जहां हर कोई एक दूसरे को सलाह देगा। नकुल शॉ और जय सहित शिष्य लड़ाई सत्र के बाद बहुत कुछ सीखेंगे। आखिरकार बिट्टू के अलावा किसी के पास दूसरों को कुचलने की क्षमता नहीं थी। बिट्टू ने पॉइंटर्स का नेतृत्व किया क्योंकि ताकत, खेती और ज्ञान के मामले में वह दूसरों से बहुत आगे निकल गया था। हालांकि बिट्टू सम्मानजनक नहीं था। उसके शब्द डॉट पर होंगे, लेकिन वह एक ही समय में सेवेज होगा। अंबर और सिल्वर मून कबीले के अन्य 2 को बिट्टू द्वारा पॉइंटर्स दिए गए थे। भाई बिट्टू की सलाह के लिए धन्यवाद, हमने बहुत कुछ सीखा है। अंबर बहुत विनम्र था। बिट्टू कोई ऐसा था जो उसे 1 या 2 चालों में हरा सकता था और उसे वास्तव में उसे सिखाने का अधिकार था। उसके बाद बिट्टू ने टूटे चांद कबीले के 3 का मूल्यांकन किया। मयंक के लिए बिट्टू ने एक दुर्लभ बुरा नहीं दिया। भाई मयंक की ताकत के साथ आप शायद गठबंधन भोज में शीर्ष 20 तक पहुंच सकते हैं। बिट्टू ने कहा, बस शीर्ष 20? शिष्य सभी दंग रह गए। आखिरकार मयंक का प्रदर्शन चौंकाने वाला था और उसने अंबर को भी हराया था। हम पिछले गठबंधन भोज में शीर्ष 3 कुलों द्वारा शीर्ष 20 स्थानों में से 70-80% लिया गया था। बिट्टू के चेहरे पर मजाक का एक संकेत दिखाई दिया। मयंक मुस्कुराए, मैंने ये भी सुना है। शीर्ष 3 कबीले, क्लाउड स्वॉर्ड कबीला, प्राचीन मंदिर और मिस्टिक ट्रू कबीला, सभी का लंबा इतिहास और शक्तिशाली ताकत है। पिछले स्टॉज में किसी अन्य कबीले को एक बनने का अधिकार नहीं था। इस बार भाई बिट्टू 4 स्टॉज में से एक बन गए और हमारे 3 कुलों को चेहरा दिया। ये सुनकर शिष्य हिल गए। शीर्ष 3 कुलों ने जो शिष्य उठाए वे सभी शीर्ष स्तर के थे और बिट्टू के लिए एक स्टार बनना आसान नहीं था। 4 स्टॉज, सपना, आर्य, अनाया, बिट्टू। 4 स्टॉज 13 कुलों के असीमित प्रतिभाओं के शीर्ष पर खड़े थे और नकुल शॉ को यह स्वीकार करना पड़ा कि बिट्टू के पास 3 कुलों की युवा पीढ़ी को देखने की क्षमता थी। भले ही उसने अपनी हत्या की चालों का इस्तेमाल किया, नकुल शॉ बिट्टू को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके अलावा 4 स्टॉज में से एक होने के नाते बिट्टू के पास अपनी खुद की हत्या की चाल कैसे नहीं हो सकती है। 3 कबीले पार्टी में बिट्टू ने जो ताकत प्रदर्शित की वह सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप था। सौभाग्य से नकुल शॉ के पास दिखावा करने के कोई विचार नहीं थे और बिट्टू अभी नकुल शॉ के साथ लड़ने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण था। बिट्टू की आंखों में 3 कबीले पार्टी सिर्फ एक औपचारिकता थी और केवल अन्य 3 स्टॉज ही उसके मैच होंगे। अगला, बिट्टू ने जय और नकुल शॉ को पॉइंटर्स दिए। आपने जल के वास्तविक और मुख्य हिस्सों को नहीं समझा है। बिट्टू ने ठंडे होकर जय पर नजर डाली। जय जैसे प्रतिभाशाली लोगों को भी नीचा दिखाया गया था। बाद वाले को डार्क वाटर विरासत मिली थी जिसमें जल की अंतर्दृष्टि थी। ये जय का गढ़ था, लेकिन बिट्टू इसे देखने के लिए तिरस्कारपूर्ण था। ये देखा जा सकता था कि बाद वाला कितना शक्तिशाली था।
नकुल शॉ को याद किए बिना नहीं रह सके कि बिट्टू के मून गॉड वार में चांदनी के अलावा जल की भी अंतर्दृष्टि थी। जय भावहीन था और उसने कुछ नहीं कहा। वह कुछ नहीं कर सकता था। अंत में यह नकुल शॉ को पॉइंटर्स देने का समय था। जहां तक तुम्हारी बात है। बिट्टू के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। बिजली सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक है। इसका तुम्हारा मोटा उपयोग आग से खेलने जैसा है। जहां तक तुम्हारे मानसिक ऊर्जा कौशल की बात है, वे प्राचीन मंदिर के उत्तराधिकारी के सामने कुछ भी नहीं हैं। उसे बस तुम्हें एक बार देखने की जरूरत है ताकि तुम हार जाओ। चैप्टर 215 खेती। नकुल शॉ के लिए बिट्टू की सलाह नंगे और बिना किसी रोक टोक के थी। नकुल शॉ की प्रतिक्रिया जय की तरह ही थी, भावहीन और कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे कि वह एक लकड़ी का सिर था। जिन शिष्यों को बिट्टू से पॉइंटर्स मिले थे वे इसे स्वीकार करेंगे चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। सिल्वर मून कबीले के सदस्यों को भी मुस्कुराना और उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। शक्तिशाली ने दुनिया पर राज किया। ये खेती की दुनिया का कानून था। भले ही एक मास्टर ने फाटक किया, यह अच्छा लगेगा। बिट्टू शक्ति के शिखर पर खड़ा था और उसके पास दूसरों को पॉइंटर्स देने की योग्यता थी। भाई नकुल, भाई जय, भाई बिट्टू सही हैं। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। तभी हम सुधार कर सकते हैं। मयंक ने सोचा कि नकुल शॉ और जय खुश नहीं थे और उसने उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। हालांकि सभी ने सोचा कि बिट्टू अहंकारी था, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह डॉट पर था। लेकिन मयंक को नहीं पता था कि नकुल शॉ और जय ने जवाब क्यों नहीं दिया। इसका कारण यह नहीं था कि वे दुखी थे, बल्कि वे जवाब देने के लिए बहुत आलसी थे। जय हमेशा भावहीन था और वह जानता था कि बिट्टू ने जो कहा वह सच था। हालांकि उसे बिट्टू पसंद नहीं था क्योंकि उसने बिट्टू को चुनौती दी थी, लेकिन बाद वाला उससे लड़ने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण था। ये वह था जिसने जय को गुस्सा दिलाया। जहां तक नकुल शॉ की बात है, हालांकि उसे बिट्टू पसंद नहीं था, वह जानता था कि बाद वाला उसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। लाइटनिंग विंड पाम मूल रूप से एक अधूरा कौशल था और हालांकि नकुल शॉ ने इसे सुधारने की कोशिश की थी, उसने उस पर अपनी सारी लाइटनिंग विरासत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए यह मोटा लग रहा था। यही कारण था कि बिट्टू ने कहा कि नकुल शॉ का बिजली का उपयोग मोटा था। उसके अलावा बिट्टू ने कहा था कि नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा कौशल खराब थे, खासकर जब प्राचीन मंदिर के उत्तराधिकारी की तुलना में। नकुल शॉ कितने समय से मानसिक ऊर्जा कौशल सीख रहे थे। कुछ दिनों में उसने जो सुधार किए वे दूसरों के दशकों के बराबर थे। अगर प्राचीन मंदिर की प्रतिभाओं को ये पता होता तो वे शायद टोफू का एक ब्लॉक ढूंढते और आत्महत्या कर लेते। लेकिन बिट्टू को विशिष्टताओं का पता नहीं था और उसने नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा की तुलना की थी, जिसे उसने कुछ दिन पहले सीखा था प्राचीन मंदिर की प्रतिभाओं के साथ। ऐसा लगता है कि बिट्टू ने जो कहा वह सब सच है, लेकिन लोग सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हैं, खासकर जब इसे बिना किसी रोक टोक के कहा जाता है। नकुल शॉ ने बिट्टू की तेज आंखों की प्रशंसा की। इसका मतलब था कि सभी की कमजोरियों को बिट्टू ने देखा था। उसकी ताकत और अनुभव दूसरों से बहुत अधिक था। यही कारण था कि वह 3 कबीले पार्टी में भाग लेने के लिए तिरस्कारपूर्ण था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह फोर्स डॉज में से एक हो सकता था। नकुल शॉ बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। बिट्टू ने जो कहा था वह सच था, लेकिन बाद वाले को विशिष्टताओं का पता नहीं था और उसने उसे कम आंका था। क्या भाई बिट्टू अधिक विस्तार में जा सकते हैं? नकुल शॉ के चेहरे पर रुचि दिखाई दी। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि बिट्टू ने एक झलक में प्रतिद्वंद्वी को हराने के बारे में क्या कहा था। आर्य फोर्स टॉस का सबसे रहस्यमय और भयानक व्यक्ति है। उसके पास एक अनूठी रक्तरेखा है और उसने प्राचीन मंदिर के सबसे कीमती कौशल स्वर्गीय अनुपस्थित आंख की खेती की है। जब वह स्वर्गीय अनुपस्थित आंख का उपयोग करता है तो सिर्फ एक झलक से प्रतिद्वंद्वी टूट जाएगा। जब बिट्टू ने आर्य का उल्लेख किया तो उसका चेहरा सतर्कता से भरा था। जीतने के लिए सिर्फ एक झलक, ये बहुत भयानक है। इतना विचित्र, इस दुनिया में ऐसा कोई कौशल कैसे हो सकता है? सभी शिष्य चिल्लाए। कोई भी उसकी स्वर्गीय अनुपस्थित आंखों को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। जाहिर है, 7वें स्काई में भी उन लोगों की एक झलक को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं होगा। बिट्टू ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें। नकुल शॉ ने अपने दिल में बुदबुदाया। हालांकि उसे हॉट कंट्रोलिंग तकनीक मिली थी, ये निश्चित रूप से स्वर्गीय अनुपस्थित आंखों जितनी अच्छी नहीं थी। कोई कल्पना कर सकता है कि आर्य ने मानसिक ऊर्जा के मामले में एक उच्च स्तर हासिल किया था। अगर आर्य, जो दूसरे स्थान पर है, पहले से ही इतना भयानक है, तो सपना, जो पहले स्थान पर है, कितना मजबूत होगा। फोर्स टॉस के प्रति सभी सम्मान और सतर्कता से भरे थे। बिट्टू एक उदाहरण था। उसने इस बार केवल एक आइसबर्ग का टिप दिखाया था और फोर्स टॉस में से बिट्टू अंतिम स्थान पर था। सपना, आर्य, अनाया और बिट्टू, सभी ने इन 4 नामों को याद किया। मौजूदा शिष्यों में से लगभग सभी को गठबंधन भोज में भाग लेने का अधिकार था और प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को पहले से समझना उनके लिए एक अच्छी बात थी। 1 घंटे बाद चाय सत्र समाप्त हो गया, जिसने 3 कबीले पार्टी के अंत का भी प्रतीक था। ठीक है,
हम 5 महीने बाद गठबंधन भोज में मिलेंगे। बिट्टू खड़ा हो गया और घोषणा की। उसी रात सभी लिन मून कबीले में रहे। तालाब के पास नकुल शॉ और तनु शॉ अगल बगल चले और चांदनी के नीचे उनके आंकड़े खींचे हुए थे। नकुल शॉ ने समय की गणना की और उसे एहसास हुआ कि वह भी अभी 15 साल का हो गया था। इस महाद्वीप पर 16 साल की उम्र का मतलब था कि आप एक वयस्क थे, जबकि 15 साल की उम्र का मतलब था कि आप अभी भी एक युवा थे। लेकिन नकुल शॉ हमेशा शांत थे और उन्होंने दूसरों को एक एहसास दिया कि वह वास्तव में जितना दिखते थे उससे अधिक उम्र के थे। बड़े भाई नकुल शॉ, क्या आप निश्चित हैं कि आपकी आंख ठीक है? तनु शॉ नकुल शॉ को इस तरह से बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, हालांकि वह बाद वाले से थोड़ी बड़ी थी। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराए और उसने धातु के आई पैच को उतार दिया, जिससे एक शुद्ध अजूर आंख का पता चला। जब तनु शॉ ने इस आंख को देखा तो उसका दिल हिल गया और उसमें रक्तरेखा शक्ति ने कुछ महसूस किया। पेंग पेंग पेंग। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख की रक्त वाहिकाओं में खून की गति को तेज महसूस किया। उसने जल्द ही आई पैच वापस लगा दिया। तो भाई नकुल शॉ के पास भी भाई बिट्टू की तरह रक्तरेखा शक्ति है। तनु शॉ बहुत ईर्ष्या करती थी। अतीत में नकुल शॉ में केवल सामान्य प्रतिभा थी, लेकिन वह इतनी तेजी से खेती में वृद्धि कर सकता था जिससे वह उत्सुक हो गई। लेकिन अब जवाब का खुलासा हो गया था। नकुल शॉ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, उसके पास एक दुर्लभ रक्तरेखा थी। और दिखने से ऐसा लग रहा था कि नकुल शॉ की रक्तरेखा शक्ति बहुत मजबूत थी। ईर्ष्या करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे शरीर में भी एक अद्वितीय रक्तरेखा आभा होती है, यह मेरी वृत्ति है। नकुल शॉ मुस्कुराए। सच में? तनु शॉ ने कहा। वास्तव में उसे भी अपने शरीर में बदलाव के बारे में एक अजीब एहसास था। दोनों वापस आने से पहले थोड़ी देर बात की। रात में अपनी आंखों से नकुल शॉ को दूर भेजते हुए तनु शॉ के सुंदर चेहरे पर निराशा दिखाई दी। मैं उसके लिए क्या हूं? दूसरे दिन सुबह टूटे चांद कबीले के सदस्य वापस यात्रा के लिए विशाल गोल्डन कैंग ईगल पर चढ़ गए। 13 कबीले गठबंधन भोज के लिए अभी भी 5 महीने बाकी हैं। आप सभी को तैयार होने की जरूरत है। फर्स्ट एल्डर की आवाज़ सुनाई दी। नकुल शॉ क्रॉस लेग बैठा था और उसने वापस यात्रा पर खेती करना शुरू कर दिया। जय और मयंक प्रभावित हुए और उन्होंने समझ और ज्ञान के लिए अपना सारा समय इस्तेमाल किया। इस बार 3 कबीले पार्टी ने अन्य 2 कुलों को टूटे चांद कबीले को एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन मयंक और अन्य 2 को 3 कबीले पार्टी से उत्तेजित किया गया था। बिट्टू ने उन पर जो दबाव डाला वह बहुत अधिक था। मयंक इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि वह गठबंधन भोज में केवल शीर्ष 20 तक पहुंच सकता था। जहां तक जय की बात है, वह बिट्टू पर गुस्सा था। किसी ने भी उससे लड़ने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण नहीं था। नकुल शॉ इससे उत्तेजित नहीं थे, लेकिन उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मेरा खेती का स्तर बहुत कम है, नकुल शॉ ने सोचा। हालांकि वह इस बार 3 कबीले पार्टी में सबसे छोटा था और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह अपनी खेती से प्रतिबंधित था। इसलिए नकुल शॉ स्पष्ट था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। 1. खेती, ये सब कुछ की नींव थी और जिसने उसे प्रतिबंधित किया। 2. लाइटनिंग विरासत, यह उसके कौशल का मूल था और इसमें विस्तार के लिए बड़ा कमरा था। 3. मानसिक ऊर्जा कौशल, नकुल शॉ को तीसरे बिंदु में आत्मविश्वास था। मानसिक ऊर्जा में उसकी प्रतिभा बहुत अधिक थी। ये निश्चित था कि यह उसकी बाईं आंख का गढ़ था। नकुल शॉ के पास पहले से ही मानसिक ऊर्जा कौशल को अपनी बाईं आंख की क्षमता के साथ विलय करने का एक विचार था। 4 स्टॉज में से एक, आर्य, जिसने स्वर्गीय अनुपस्थित आंख को प्रशिक्षित किया था, उसके पास सिर्फ एक झलक के साथ प्रतिद्वंद्वी को हराने की क्षमता थी। यह एक मानसिक ऊर्जा आंख कौशल था और इसने नकुल शॉ को एनलाइटन किया। कबीले में वापस आकर नकुल शॉ तुरंत एकांत खेती में प्रवेश कर गया। दुनिया के सच्चे मंच का सामना करते हुए उसने आसान होने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में वह अकेला नहीं था जो कड़ी मेहनत कर रहा था। गठबंधन भोज में भाग लेने वाले हर कोई भी था। 5 महीने का समय न तो लंबा था और न ही छोटा। आरोही साम्राज्य में उन लोगों के लिए खेती में हर कदम आगे बढ़ना कठिन हो गया। बिट्टू और मयंक जैसे लोग जो आरोही साम्राज्य के 6 वेस्काई तक पहुंच गए थे, उन्हें खेती में एक छोटा सा भी बढ़ाने में मुश्किल होगी। उनकी तुलना में नकुल शॉ, जो आरोही साम्राज्य के केवल 4 वेस्काई में थे, में सुधार के लिए अधिक कमरा था। कबीले में 1 महीने के लिए लौटने के बाद नकुल शॉ सफलतापूर्वक चरम 4 वेस्काई तक पहुंच गए थे। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल के बाद नकुल शॉ के पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे और एक कोर शिष्य होने के नाते कबीले ने भी उसे कई चीजें दी। खासकर इस अवधि में कबीले ने उन्हें बहुत अधिक मदद दी। नकुल शॉ लगातार थाउजेंड लीफ पॉन्ड में खेती कर सकते थे। थाउजेंड लीफ पॉन्ड को एक ऊर्जा सभा सरणी द्वारा एनवेलप किया गया था और तालाब ने खुद अनगिनत ऊर्जा में सख्त था। थाउजेंड लीफ पॉन्ड में खेती की दक्षता अधिक थी।
पलक झपकते ही 13 कबीले गठबंधन भोज तक केवल एक महीना बाकी था और नकुल शॉ एक महीने पहले आरोही साम्राज्य के 5वें स्काई तक पहुंच गए थे। लेकिन 5वें स्काई तक पहुंचने के बाद उसकी खेती में प्रगति एक बॉटलनेक पर पहुंच गई थी। इस समय में नकुल शॉ ने लाइटनिंग विरासत के पहले स्तर के 30-40% को समझा था। यह अब बिजली के किनारों पर नहीं था बल्कि गहराई में था। दूसरी तरफ उसका लाइटनिंग विंड पाम एक बार फिर से सिद्ध हो गया था और नकुल शॉ 6वें स्तर तक पहुंचने में सफल हो गए थे। 6वां स्तर उच्चतम स्तर था। जब वह इस स्तर पर पहुंचा तो नकुल शॉ का जीवन बिल्कुल भी खतरे में नहीं था और उसके पास बिजली बुलाने का कोई मौका नहीं था। मानसिक ऊर्जा के मामले में हॉट कंट्रोलिंग तकनीक 2 महीने पहले पूरी तरह से सीख ली गई थी और उसने उन पुस्तकों की एक छोटी मात्रा के माध्यम से फ्लिपिंग की थी जो मानसिक ऊर्जा के लिए उपयोगी थीं। खेती, लाइटनिंग विरासत और मानसिक ऊर्जा सभी एक बॉटलनेक पर पहुंच गए थे। इस दिन नकुल शॉ ने अपने एकांत ध्यान से बाहर निकल गए। चैप्टर 216 लाइटनिंग विंड पाम का 6वां स्तर। गठबंधन भोज शुरू होने तक अभी भी एक महीना बाकी था। नकुल शॉ इस बार अपनी एकांत खेती से बाहर निकल गए थे क्योंकि वह हर पहलू में एक बॉटलनेक पर पहुंच गए थे। हालांकि जैसे ही वह एकांत ध्यान से बाहर निकले उन्होंने कबीले के अन्य शिष्यों और उच्च अप का ध्यान आकर्षित किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि नकुल शॉ गठबंधन भोज में एक प्रतिभागी थे बल्कि अन्य कारणों से भी। एक एल्डर के स्थान के अंदर, मास्टर, नकुल शॉ बाहर आ गया है, जैक विल्सन ने सम्मानपूर्वक कहा। पिछले 2 महीनों में नकुल शॉ जहां एकांत ध्यान में रहा है वहां बिजली दिखाई दे रही है। उसके लाइटनिंग विंड पाम के 6वें स्तर तक पहुंचने, यदि पहले से ही नहीं पहुंचा है, की एक उच्च संभावना है। तुम जाओ और तुरंत जय और रजत को इसके बारे में बताओ। मास्टर रमन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े थे। पिछले कई महीनों में नकुल शॉ कड़ी मेहनत कर रहा था और वह बहुत लोकी था जो उसके पिछले अहंकार के विपरीत था। जाहिर है नकुल शॉ की इमारत से बिजली और गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि नकुल शॉजी का मतलब पागल, लाइटनिंग विंड पाम के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। केवल कुछ ही प्रतिभाशाली लाइटनिंग विंड पाम को 6वें स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम थे। अधिकांश लोगों ने आधे रास्ते में हार मान ली थी या विकलांग हो जाएंगे। एक प्रतिभाशाली का एक उदाहरण था जिसने लाइटनिंग विंड पाम को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया था लेकिन वह बिजली से मारा गया था। कुछ दिन पहले नकुल शॉ के रहने वाले क्षेत्र के ऊपर बिजली गायब हो गई थी। क्या वह सफल हो गया था? अगर वह सफल हो गया तो क्या वह बिजली से मारा जाएगा? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, खासकर उन लोगों के लिए जो उसके दुश्मन थे। अजीब बात यह थी कि फर्स्ट एल्डर पूरे समय चुप रहे। फर्स्ट एल्डर के लिए नकुल शॉ को नहीं रोकने के लिए कुछ चल रहा होगा। मास्टर रमन मंदबुद्धि नहीं थे। वास्तव में मास्टर रमन और कबीले मास्टर 1 महीने पहले फर्स्ट एल्डर के पास गए थे ताकि फर्स्ट एल्डर को नकुल शॉ को रोकने की कोशिश की जा सके। आखिरकार नकुल शॉ एक कोर शिष्य थे और कबीले ने गठबंधन भोज में उस पर भरोसा किया। लेकिन फर्स्ट एल्डर ने अपना सिर हिलाया, उन्हें बताया कि वह इसे रोक नहीं सकते हैं और उन्होंने नकुल शॉ की रक्षा के लिए लोगों को भी भेजा था। स्काई मून माउंटेन, एक जैड महल के अंदर। नकुल शॉ एकांत से बाहर आ गया है, उसे तुरंत मुझसे मिलने के लिए कहो। टूटे चांद कबीले मास्टर ने रितिका और बहन अरुणित को कहा। मास्टर, आप उस पर इतना महत्व क्यों देते हैं? बहन अरुणित ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि नकुल शॉ एक कोर शिष्य थे, वह केवल एक शिष्य थे और वह कबीले मास्टर के शिष्य भी नहीं थे। गठबंधन भोज तक अभी भी 1 महीना बाकी है। प्राचीन मंदिर के शिष्य सभी परेशानी वाले हैं और नकुल शॉ कबीले में एकमात्र शिष्य है जो मानसिक ऊर्जा में निपुण है। टूटे चांद कबीले मास्टर मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं, बहन अरुणित तुरंत समझ गई। कबीले मास्टर के कार्य कबीले के लाभ के लिए थे। अगर नकुल शॉ ने शिष्यों को महसूस करने दिया कि पहले से मानसिक ऊर्जा द्वारा हमला किया जाना कैसा होगा और इसे अवरुद्ध करने के तरीके खोजे, तो उनके पास प्राचीन मंदिर से उन लोगों के खिलाफ जीत का एक उच्च मौका होगा। कबीले मास्टर ने तुरंत नकुल शॉ को बुलाया क्योंकि वह डरती थी कि नकुल शॉ फिर से एकांत में प्रवेश करेगा। उसी समय फर्स्ट एल्डर का महल। नकुल आखिरकार बाहर आ गया है। फर्स्ट एल्डर के चेहरे पर चिंता के साथ साथ उम्मीद भी थी। क्या नकुल शॉ सफल हुआ था या नहीं? क्या उसने लाइटनिंग विंड पाम के मृत्यु चक्र को तोड़ दिया था? नकुल शॉ को तुरंत बुलाओ, फर्स्ट एल्डर ने आदेश दिया। मास्टर, कबीले मास्टर ने भी भाई नकुल को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा है, मयंक ने कहा। इस समय नकुल शॉ के एकांत से बाहर निकलने से पूरे कबीले का ध्यान आकर्षित हुआ था। युवा पीढ़ी नकुल शॉ की ताकत में वृद्धि के बारे में उत्सुक थी। शीर्ष 2 कोर शिष्य मयंक और जय खेती में ज्यादा वृद्धि नहीं करते थे और वे एक बॉटलनेक पर पहुंच गए थे। जय को 5वें स्काई के शिखर तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। मयंक अभी भी 6वें स्काई में था, लेकिन कुछ महीने उसके लिए 6वें स्काई के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
सामान्य परिस्थितियों में मयंक को 7वें स्काई तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 3 साल की आवश्यकता होती थी और यह सबसे अधिक 10 साल तक चल सकता था। जब तक उसके पास पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर या कई संसाधनों के बराबर प्रतिभा नहीं थी, तब तक कुछ महीनों में अगले स्काई तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। आरोही साम्राज्य में हर स्काई को तोड़ना कठिन था, लेकिन वे जो बदलाव लाए थे वे अधिक थे। दूसरी तरफ नकुल शॉ केवल 4वें स्काई में था, इसलिए उसके पास सुधार के लिए अधिक कमरा था। जैसे ही वह एकांत से बाहर निकले, लोग एक के बाद एक उन्हें बधाई देने आए। कैरी सबसे पहले पहुंचा, फिर निधि, प्रेम, सहदेव, कृति और कुछ अन्य कोर शिष्य। लाइटनिंग विंडपाम को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित करने के लिए बधाई भाई नकुल। जैक विल्सन हंसा। ये सुनकर अन्य शिष्यों ने नकुल शॉ को चापलूसी करना शुरू कर दिया। अधिकांश लोग नकुल शॉ को तोड़ने पर बधाई देंगे, लेकिन लाइटनिंग विंडपाम का उल्लेख करने का अन्य अर्थ था। एक तुच्छ लाइटनिंग विंडपाम मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं इसे एक उच्च स्तरीय कौशल के लिए स्वैप करने पर विचार कर रहा हूं। नकुल शॉ ने सोचा और कहा। उनका लहजा अहंकारी था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में क्या सोचते थे। क्या नकुल शॉ सफल हुआ था या नहीं? एक और कौशल के लिए इसे स्वैप करने का उसका क्या मतलब था? नकुल शॉ कौशल को क्यों स्वैप करने जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह 6वें स्तर तक पहुंचने में सफल हो गया है, लेकिन क्योंकि इसका उपयोग करना बहुत खतरनाक है, वह स्वैप करना चाहता है? जैक विल्सन की आंखों में रोशनी चमक गई। उसका विचार बहुत तार्किक था। रिकॉर्ड के अनुसार जब किसी ने लाइटनिंग विंडपाम को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया तो बिजली से मारे जाने की एक उच्च संभावना थी। नकुल शॉ मरा नहीं था, लेकिन ये कहना कि उसे एक और कौशल चाहिए, इसका छिपा हुआ अर्थ हो सकता है। जल्द ही मयंक, रितिका और बहन अरुणित सभी आ गए। कबीले मास्टर और एल्डर्स सभी को नकुल शॉ के साथ चर्चा करने के लिए कुछ था और इसलिए उन्होंने उससे सेंट्रल हॉल में मिलने का फैसला किया। ठीक है, नकुल शॉ ने सिर हिलाया और वह कोर शिष्यों के साथ सेंट्रल हॉल में गए। सेंट्रल हॉल, कबीले मास्टर, फर्स्ट एल्डर और मास्टर रमन सभी मौजूद थे। टूटे चांद कबीले मास्टर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। फर्स्ट एल्डर भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। मास्टर रमन की आंखें नकुल शॉ को घूरते हुए टिमटिमाती थीं। तीनों ने जल्द ही कहा कि वे क्या कहना चाहते थे। 2 बिंदु थे। एक स्पष्ट रूप से लाइटनिंग विंडपाम था। दूसरा ये था कि कबीले को नकुल शॉ को कई कोर शिष्यों पर मानसिक ऊर्जा हमलों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। दूसरे बिंदु के लिए नकुल शॉ तुरंत सहमत हो गए। इस बार गठबंधन भोज में कितने लोग भाग ले रहे हैं? कबीले मास्टर ने पूछा। 10, कबीले मास्टर ने जवाब दिया। नकुल शॉ ने सोचा कि संख्या उम्मीद से अधिक थी। फर्स्ट एल्डर ने समझाया, नियमों के अनुसार 3 आरक्षित स्पॉट हैं। जहां तक अन्य स्पॉट की बात है, हर कबीले को एक बड़ी राशि के प्राइमल क्रिस्टल स्टोन का भुगतान करना होगा। आखिरकार गठबंधन भोज पुरस्कार देता है और ये 13 कुलों के संयुक्त से आता है। नकुल शॉ तुरंत समझ गए। गठबंधन भोज कुलों के अभिजात वर्ग के लिए एक मंच था और यह उनके लिए खुद को सुधारने का एक मौका था। इसलिए भले ही हर स्पॉट की कीमत बहुत हो, 13 कबीले अभी भी इसके लिए भुगतान करेंगे। 10 कोर शिष्यों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए टूटे चांद कबीले ने एक बड़ी राशि का भुगतान किया था, लेकिन उच्च रैंक वाले कुलों के पास अधिक स्पॉट थे क्योंकि उनके पास अधिक शिष्यों को भाग लेने देने के लिए पैसा और शक्ति थी। टूटे चांद कबीले मास्टर मुस्कुराए और कहा, प्राचीन मंदिर से वे सभी अभिजात वर्ग हैं और उनके लगभग सभी शिष्य शीर्ष 20 तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे शिष्यों को निश्चित रूप से उनका सामना करना पड़ेगा अगर हम शीर्ष 20 तक पहुंचना चाहते हैं। उनकी आगे की आवश्यकताएं भी थीं कि जब नकुल शॉ ने अपने मानसिक ऊर्जा हमलों का उपयोग किया तो वह इन कोर शिष्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। सभी जानते थे कि नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा हमले मजबूत थे और 5वें स्काई में भी वे इसे अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं थे। कोई समस्या नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, जो 10 से 100% अधिक प्रतिरोध दे सकता है। नकुल शॉ ने सहमति में सिर हिलाया। ये कबीले की मदद करने का समय था और कबीले निश्चित रूप से उसे पुरस्कार देगा, जिसमें योगदान अंक और बदले में प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स शामिल थे। कबीले में नकुल शॉ की स्थिति जितनी अधिक होगी, उसे उतनी ही अधिक सुरक्षा मिलेगी और लॉर्ड गुवान के साथ साथ शॉ परिवार को उच्च उपचार मिलेगा। मास्टर रमन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी, लेकिन इसे जल्द ही एक उज्ज्वल मुस्कान से बदल दिया गया। नकुल शॉ, तुम्हारा लाइटनिंग विंडपाम कैसा चल रहा है? जाहिर है, जब कोई उच्चतम स्तर तक पहुंचता है तो ट्रू स्पिरिट दायरे के तहत कोई भी मारा जाएगा और ट्रू स्पिरिट दायरे में भी उन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मास्टर रमन ने आखिरकार पूछा कि उनके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। जब उन्होंने सुना कि ट्रू स्पिरिट दायरे के तहत कोई भी मारा जाएगा तो सभी का दिल उछल पड़ा। ये लाइटनिंग विंडपाम बहुत भयानक है। कोर शिष्यों ने नकुल शॉजी पागल नकुल की ओर सतर्कता से देखा। नकुल शॉजी वह शीर्षक था जो टूटे चांद कबीले के सदस्यों द्वारा नकुल शॉ को दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके नाम में मूल रूप से नकुल था और उसने लाइटनिंग विंडपाम को प्रशिक्षित किया था।
कबीले में लगभग किसी ने भी उसे ऑफेंडेड करने की हिम्मत नहीं की। क्या उसने वास्तव में लाइटनिंग विंडपाम को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया है? सभी का दिल उछल पड़ा, यहाँ तक कि कबीले मास्टर और एल्डर्स भी उत्सुक थे। इस शिष्य ने वास्तव में इसे उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया है, नकुल शॉ ने जवाब दिया। ये सुनकर हॉल के अंदर हर कोई सदमे में था। जैक विल्सन, जय और सह ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्हें मारा गया हो। नकुल, क्या तुम लगातार खतरे में हो? फर्स्ट एल्डर ने पूछा। नकुल शॉ ने समझाया, मेरी पूर्णता के माध्यम से कौशल का खतरा कम हो गया है, लेकिन इसकी शक्ति केवल एक उच्च स्तरीय नश्वर कौशल के चरम स्तर के बराबर है। जब एक उच्च स्तरीय नश्वर कौशल को चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया गया तो शक्ति भयानक थी, खासकर जब यह बिजली से संबंधित था। तो क्या नो क्लाउड्स लाइटनिंग को बुलाने की संभावना है? मास्टर रमन की आंखें उसे बारीकी से देख रही थीं। नकुल शॉ के अनुसार हालांकि लाइटनिंग विंडपाम भयानक था, यह अभी तक एक राक्षस नहीं था। हाँ, नकुल शॉ ने जवाब दिया, ये सच है। सभी ने ठंडी सांस ली, यहाँ तक कि कबीले मास्टर और एल्डर्स भी हिल गए थे। बेशक कोई भी शक्ति जो किसी की सीमाओं से अधिक होती है उसमें प्रतिबंध और एक भारी कीमत होती है। नकुल शॉ ने जारी रखा, प्रतिबंध और भारी कीमत। मास्टर रमन ने अपने दिल में, जैसा कि मैंने सोचा, कहा, क्योंकि उसने ये सुना। बिजली को बुलाने के लिए यह एक बादल या तूफानी दिन में होना चाहिए। एक बादल वाले दिन में बिजली बुलाने का 50% मौका है और एक तूफानी दिन में 100% मौका है। यह आवश्यकताएं हैं। थोड़ा रुककर नकुल शॉ ने जारी रखा, एक बार जब मैं बिजली बुलाता हूं और शक्ति बुलाता हूं जो मुझसे 10 गुना अधिक मजबूत है, तो ट्रू स्पिरिट दायरे के तहत कोई भी अस्तित्व मारा जाएगा और ट्रू स्पिरिट दायरे में वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। बेशक कीमत के रूप में मेरे मरने का 50% मौका है। बिजली जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, मेरे मरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।